अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धमाकेदार एंट्री और फिर कुछ ही समय में असफलता के गर्त में फिसल जाने के कई किस्से कहानियां आपने पढ़ी या सुनी होगी, लेकिन आज हम जिस क्रिकेटर की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो बाकियों से एकदम जुदा है। वो क्रिकेटर जिसे प्रतिभा के मामले में सचिन तेंदुलकर से भी 2 कदम आगे माना जाता था, जिसने अपने करियर के पहले 4 टेस्ट मैचों में 2 दोहरे शतक ठोककर सनसनी मचा दी थी, जिसके नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड दर्ज होने के बावजूद भारत के लिए उसने अपना आखिरी टेस्ट मैच मात्र 23 साल की उम्र में खेला था। हम बात कर रहे हैं बाएं हाथ के बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज माने जाने वाले क्रिकेटर विनोद गणपत कांबली की। विनोद कांबली का जन्म 18 जनवरी 1972 को मुंबई के कांजूरमार्ग स्थित इंदिरा नगर इलाके में हुआ था। उनके परिवार में कुल 7 लोग थे और इन सबकी जिम्मेदारी का बोझ उनके पिता के कंधों पर था, जो कि पेशे से एक मैकेनिक थे। बताया जाता है कि कांबली के पिता भी एक क्रिकेटर रह चुके हैं। वो मुंबई क्लब सर्किट के लिए बतौर तेज गेंदबाज क्रिकेट खेल चुके हैं। कांबली ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई मुंबई के दादर इलाके में स्थित शारदा आश्रम विद्या मंदिर से की थी। ये वही स्कूल है जहां से महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त की थी। स्कूल के दिनों से ही कांबली और सचिन अच्छे दोस्त थे और क्रिकेट ने इनकी दोस्ती को और गहरा कर दिया था। कांबली ने सचिन के साथ ही मुंबई के मशहूर कांगा लीग में डेब्यू किया था, लेकिन इन दोनों की जोड़ी पहली बार सुर्खियों में आई वर्ष 1988 में, जब एक स्कूल क्रिकेट मैच में दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 664 रन की नाबाद पार्टनरशिप हुई थी। इस मैच में कांबली ने 349 जबकि सचिन ने 326 रन की पारी खेली थी, लेकिन ये बात शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि उसी मैच में कांबली ने गेंद से भी कमाल किया था और 37 रन देकर 6 विकेट झटका था। शायद यही वजह थी कि कोच रमाकांत आचरेकर समेत कई क्रिकेट जानकार कांबली को सचिन समेत उनके कई दोस्तों से अधिक प्रतिभावान मानते थे। विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर की किस्मत रह रहकर आपस में टकराती रही, लेकिन सचिन ने जहां तेजी से इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ उड़ान भरी, वहीं विनोद को सीढ़ी दर सीढ़ी आगे जाना पड़ा। सचिन ने 1988 में मुंबई की टीम से खेलते हुए अपना रणजी डेब्यू किया। वहीं विनोद का डेब्यू 1989 में हुआ, जहां पर उन्होंने पहली ही गेंद पर छक्का लगाते हुए अपने फर्स्ट क्लास करियर का जोरदार आगाज किया था। फिर दिसंबर 1989 में सचिन पाकिस्तान दौरे के लिए भारतीय टीम का हिस्सा बन गए, जबकि इस समय विनोद कांबली भारतीय अंडर 19 टीम में थे। उस टीम में उनके साथ सौरव गांगुली और अजय जडेजा जैसे नाम भी थे। 1991 में कांबली ने भी इंडियन टीम में अपनी जगह बना ली। तेंदुलकर की तरह कांबली ने भी अपना डेब्यू पाकिस्तान के खिलाफ किया था, हालांकि उन्हें इस मैच में बैटिंग करने का मौका नहीं मिल पाया। कांबली 1992 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेले गए वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम का हिस्सा रहे थे। 1993 का साल विनोद कांबली के लिए बेहद शानदार रहा था। इस वर्ष उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में तेजी से सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू किया। इसी साल उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ अपने करियर के मात्र तीसरे ही टेस्ट मैच में शानदार 223 रन की पारी खेलते हुए अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक दर्ज किया। इसके बाद अगले मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक और दोहरा शतक जड़कर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सनसनी मचा दी। कांबली यही नहीं रुके और उन्होंने जुलाई अगस्त के महीने में श्रीलंका के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट शतक और जड़ दिया। उनकी इस जबरदस्त फॉर्म का नतीजा ये रहा कि उन्होंने भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने महज 14 इनिंग में 1000 रन पूरा किया था। इसी साल कांबली ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपने वनडे करियर का पहला शतक भी बनाया। इसके अलावा 1994 में शारजा के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में कांबली ने सर्वकालिक महान स्पिनर शेन वॉर्न के 1 ओवर में 22 रन ठोका था। 1993 का साल कांबली के लिए जितना शानदार रहा था, उसके बाद का समय उनके लिए उतना ही मुश्किल बन गया। अपने पहले 10 टेस्ट में 93.70 की बेमिसाल औसत से 937 रन बनाने वाले कांबली अपने अगले 7 टेस्ट में 14.70 की औसत से महज 147 रन ही बना पाए। 1993 में अपना पहला टेस्ट मैच खेलने वाले विनोद कांबली का टेस्ट करियर ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। उन्होंने नवंबर 1995 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 23 साल की उम्र में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। बताया जाता है कि तेज रफ्तार से कंधे तक उठकर आती गेंदों को नहीं खेल पाने की उनकी कमजोरी ने भारत की टेस्ट टीम से उनकी छुट्टी करवा दी थी, लेकिन कांबली की माने तो उनका करियर राजनीति और पक्षपात के कारण जल्दी समाप्त हुआ। उनकी यह बात कुछ हद तक सही भी लगती है। उस दौर में गांगुली और लक्ष्मण जैसे खिलाड़ियों ने भी अपने करियर की शुरुआत की थी। सन 2000 से 2002 के बीच गांगुली भी टेस्ट क्रिकेट में बुरी तरह से फेल हुए थे। उस दौरान वो 14 टेस्ट मैचों में 22.95 की औसत से सिर्फ 482 रन ही बना पाए थे, लेकिन फिर भी वो टीम से ड्रॉप नहीं हुए थे। ऐसा ही हाल लक्ष्मण का भी था,
जिनका पहले 16 टेस्ट मैचों में औसत 24.07 का था। 1999 में सिडनी में कंगारू टीम के खिलाफ खेली गई 167 रन की पारी ने उनके करियर को बचा लिया। आंकड़े साफ बताते हैं कि गांगुली और लक्ष्मण को फेल होने के बावजूद मौके मिल रहे थे और इसी वजह से ये दोनों खिलाड़ी अपनी जगह बचाने में कामयाब रहे थे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर काम्बली को भी इन दोनों खिलाड़ियों की तरह मौका मिला होता तो उनका भी करियर बच सकता था? टेस्ट टीम से बाहर होने के बावजूद काम्बली 1996 के वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे थे। इस वर्ल्ड कप में काम्बली ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में शानदार 106 रन की पारी खेलकर भारत को 40 रनों से मैच जीतने में अहम योगदान दिया था। लेकिन विनोद काम्बली को इस मैच में उनके इस पारी से ज्यादा श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल मैच के लिए याद किया जाता है। इस सेमीफाइनल मैच में श्रीलंका के 252 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को 98 रन के स्कोर पर सचिन तेंदुलकर के रूप में दूसरा झटका लगते ही पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। कुछ देर बाद टीम 120 रन के स्कोर पर 8 विकेट गंवा चुकी थी। अपनी टीम को हारता देख भारतीय फैंस ने आक्रोश में आकर स्टैंड में आगजनी करने के साथ साथ मैदान में पानी की बोतलें फेंकना शुरू कर दिया, जिसके कारण मैच को बीच में ही रोकना पड़ गया। कुछ देर बाद मैच को दोबारा शुरू करवाने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय फैंस ने इस कोशिश को सफल नहीं होने दिया और मैच रेफरी क्लाइव लॉयड ने श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया। श्रीलंका के खिलाफ उस मैच में काम्बली मैदान से रोते हुए बाहर निकले थे। वर्ष 2011 में विनोद काम्बली ने एक न्यूज चैनल पर श्रीलंका के खिलाफ उस सेमीफाइनल मैच को लेकर बहुत से संदेह व्यक्त किए थे। काम्बली ने बताया कि उस मैच में जब तक सचिन बल्लेबाजी कर रहे थे तब तक सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन उनके आउट होते ही विकेट तेजी से गिरने लगे थे। मैं एक छोर पर खड़े रहकर बाकी बल्लेबाजों को आउट होता देख रहा था। अगर उस मैच में किसी एक ने मेरा साथ दिया होता तो मैं मैच निकाल ले जाता। मैं रोया क्योंकि मुझे लगा कि मैंने देश के लिए कुछ करने का मौका खो दिया। काम्बली ने कप्तान अजरुद्दीन के पहले गेंदबाजी करने के फैसले पे भी संदेह जाहिर किया था। इंटरव्यू के दौरान काम्बली ने बताया कि मैच शुरू होने से पहले टीम में यही प्लानिंग हुई थी कि टॉस जीतने पर इंडिया पहले बैटिंग करेगी। विनोद काम्बली ने कहा कि अपनी आदत के अनुसार नवजोत सिंह सिद्धू पैड पहनकर भी बैठ गए थे, लेकिन फिर इंडिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले लिया। विनोद काम्बली ने यह भी कहा कि उस मैच के बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया और उनका करियर खत्म कर दिया गया। उन्होंने उन दिनों इंडियन टीम के कोच और मैनेजर रहे अजीत वाडेकर के एक आर्टिकल का भी जिक्र किया जो अखबार में छपा था। काम्बली कहते हैं कि वाडेकर ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि विनोद काम्बली को बलि का बकरा बनाया गया था। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सन 2000 में श्रीलंका के खिलाफ शारजा के मैदान पर अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। इस मुकाबले में पूरी भारतीय टीम मात्र 54 रन पर सिमट गई थी। काम्बली इस मैच के स्कोर कार्ड पर अपने नाम के आगे सिर्फ 3 रन ही दर्ज करा सके थे। स्कोर कार्ड पर यही हाल सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, युवराज सिंह जैसे दिग्गजों का भी था। 11 खिलाड़ियों में से सिर्फ रॉबिन सिंह ही थे जो दहाई के आंकड़े को छू सके थे। खैर, इस शर्मनाक हार पर गांगुली की अगुवाई में खेल रही टीम इंडिया की खूब लानत मलामत हुई, लेकिन 9 बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने वाले विनोद काम्बली के लिए ये उनका टीम इंडिया के लिए आखिरी मैच साबित हुआ। काम्बली की माने तो उनके करियर के असमय मौत के लिए उनके कप्तान, उनके टीम के साथी, चयनकर्ता और क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदार थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राजनीति और पक्षपात के कारण ही उनके इंटरनेशनल करियर पर इतनी जल्दी फुल स्टॉप लगा। हो सकता है कि काम्बली के इन आरोपों में कुछ दम भी हो, लेकिन क्रिकेट विश्लेषकों ने इन आरोपों से अधिक इस खब्बू बल्लेबाज के व्यवहार, खेल को लेकर उनका अप्रोच, हालात के मुताबिक अपने खेल को न बदल पाने को काम्बली के करियर के द एंड की बड़ी वजह माना। अपने बाल सखा सचिन का नाम लेकर काम्बली कई बार सुर्खियों में आए, लेकिन सचिन ने काम्बली पर कभी किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। रिटायरमेंट के बाद वर्ष 2014 में सचिन ने आखिरकार एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में अपने कामयाबी और काम्बली के फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह लाइफस्टाइल को बताया। सचिन ने कहा था, मैं प्रतिभा के बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि उसे तय करना मेरा काम नहीं है, लेकिन अगर हम फर्क की बात करें तो मैं कहूंगा कि उसकी लाइफस्टाइल अलग थी। हम अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति थे और हमने अलग अलग हालात का सामना अलग अलग तरीके से किया। मेरे मामले में परिवार की नजर हमेशा मुझ पर थी, जिससे मेरे पैर हमेशा जमीन पर रहे। मैं विनोद के बारे में नहीं कह सकता। साल 2009 में रियलिटी शो सच का सामना में काम्बली ने कहा था कि जब वो बुरे दौर से गुजर रहे थे तो सचिन को उनकी मदद करनी चाहिए थी। खबरों के मुताबिक इस शो से काम्बली को 10 लाख रुपए मिले थे। काम्बली ने बाद में कहा, जब मुझे सचिन की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसने मेरी मदद नहीं की, इसीलिए मैंने रियलिटी शो में ऐसा कहा था।
इसके बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गई, यहाँ तक कि सचिन ने 2013 में अपने फेयरवेल स्पीच में भी कामली का जिक्र नहीं किया था। फिर कामली ने सचिन से दोस्ती तोड़ने की बात कहकर सभी को हैरान कर दिया। कामली ने आगे कहा था, मेरे लिए दूसरी दुखद बात यह रही कि सचिन ने अपनी विदाई पार्टी में टीम के सभी दोस्तों और परिवार के लोगों को बुलाया, लेकिन मुझे नहीं। इसके बाद वर्ष 2015 में उनकी घरेलू नौकरानी ने कामली और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि नौकरानी सोनी ने जब विनोद कामली और एंड्रिया से उनकी तनख्वाह मांगी तो दोनों ने उनकी जमकर पिटाई की और उसे 3 दिन तक एक कमरे में बंद रखा और बाद में उसे घर से भगा दिया था। यही नहीं, साल 2018 में एक बार फिर दोनों विवादों के घेरे में आए थे। इस बार मशहूर सिंगर अंकित तिवारी के पिता राजकुमार तिवारी ने उन पर एक मॉल में हमला करने की शिकायत दर्ज की थी। पूरा मामला मुंबई के मॉल का है, जहां सिंगर अंकित तिवारी का परिवार मौजूद था। उसी मॉल में विनोद कामली और उनकी पत्नी भी थी। इसी दौरान अंकित के पिता राजेंद्र कुमार अपनी पोती के साथ गेम जोन से फूड कोर्ट की तरफ आ रहे थे, तभी उनका हाथ विनोद कामली की पत्नी एंड्रिया से छू गया। गुस्से में तमतमाई एंड्रिया ने अंकित तिवारी के पिता राजेंद्र कुमार को घूंसा मार दिया। साल 2022 में विनोद कामली को एक कार को टक्कर मारने के मामले में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में यह भी कहा गया कि विनोद कामली एक्सीडेंट के वक्त शराब के नशे में थे। क्रिकेट से दूर होने के बाद कामली ने राजनीति और अभिनय की दुनिया में अपना हाथ आजमाया, लेकिन कहीं भी वो सफल नहीं हो पाए। हाल ही में खबर आई थी कि कामली आर्थिक रूप से परेशान हैं और वो बीसीसीआई से मिल रही पेंशन से अपने परिवार का जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। अपने परिवार का पेट पालने के लिए उन्होंने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से काम मांगा था। बात करें विनोद कामली के निजी जिंदगी की तो उन्होंने 2 शादियां की हैं। उनकी पहली शादी साल 1998 में नोएला लेविस नाम की लड़की से हुई थी, जो कि पुणे के ब्लू डायमंड होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। नोएला से अलग होने के बाद कामली ने फैशन मॉडल एंड्रिया हैविट से शादी रचाई। 2010 में दोनों को एक बेटा हुआ, जिसका नाम क्रिस्टियानो कामली है। अपने क्रिकेट करियर के दौरान विनोद कामली ने 17 टेस्ट मैचों की 21 पारियों में 54.20 की औसत से कुल 1084 रन बनाए। उनका अधिकतम स्कोर 227 रहा था। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में कुल 4 शतक और 3 अर्धशतक बनाए। एक दिवसीय क्रिकेट में कामली ने कुल 104 मैचों की 97 पारियों में 32.59 की औसत से कुल 2477 रन बनाए। वनडे क्रिकेट में उन्होंने 2 शतक और 14 अर्धशतक बनाए। वनडे में उनका अधिकतम स्कोर 106 रहा था। ये वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।